तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे रसूलों, मेरे प्यारे प्यारे शेर और सेनियों, मेरे प्यारे प्यारे बोर्ड के विद्यार्थियों, आप सभी के लिए लेकर के आए हैं बायोलॉजी का, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन IMP मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपको 2025 के यूपी बोर्ड में आने वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं कराया गया है, लगभग 30 क्वेश्चन आपको जो है बहुविकल्पीय हैं। 30 क्वेश्चन बहुविकल्पीय हैं और 30 ही क्वेश्चन आपको अति लघुत्तरीय दिए गए हैं। अगर आपके जो पेपर होंगे सब इसी 30 में से आपके जो क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। आपके बहुविकल्पीय के 10 नंबर इसी में से आएंगे, पक्का आपके ये 10 नंबर फिक्स होंगे, ठीक है। आप ज़रूर इसमें से 10 नंबर ये फिक्स करेंगे। उसके बाद अति लघुत्तरीय में जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है, उसमें भी आप कम से कम 20 नंबर जो है इसमें भी अचीव करेंगे, ठीक। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए मेरे प्यारे स्कूलों, ठीक है, अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। क्लास 12 वालों के लिए, किसके लिए है? क्लास यानी कि कक्षा 12 वालों के लिए है, ठीक है। किसके लिए है? क्लास 12 वालों के लिए है और बायोलॉजी से है। किससे है? बायोलॉजी से, यानी कि जीव विज्ञान से ही है, ठीक है। तो इसी में से केवल हम आपके लिए लेके आए हैं 60 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो 60 क्वेश्चन में ही आपके कम से कम 20-25 नंबर आपके जो है सॉल्व हो जाएंगे, जो कि ये 60 क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से हैं, जो कि हम आपको दिखाएंगे भी, ठीक है। तो मेरे स्कूल में आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो है आपका इस प्रकार से हमने लिखा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो कि हम लेकर के आ रहे हैं, ये कह रहा है, देखिए भैया, यहाँ पे हमने लिखा है कि 2025 में जो आने वाले हैं, ठीक है, जो 3 तारीख यानी कि 4 तारीख के बीच में जो आपके जो है क्या है बोर्ड के पेपर जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसी की बात हम कर रहे हैं, जो कि आएंगे, ठीक है। तो बहुविकल्पीय हैं, टोटली आपको 30 दिए गए हैं ये, ठीक है। इसी 30 में से आपके बहुविकल्पीय जो 10 नंबर के पक्का आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जहाँ पे बीजांड वृंत जुड़ा होता है बीज से, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया है निभाग, जिसको हम चलाजा बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, नाभिका, जिसको हम हाइलम बोलते हैं इंग्लिश में, केंद्रक, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और माइक्रोपाइल, ठीक है। ये जो होता है, ये 4 ऑप्शन आपको ऐसे दिए रहेंगे, जो कि इसमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना होगा, ठीक है। तो देखिए, कह रहा वह बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ से बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हाइलम। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपके ये वाले ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्विनिषेचन क्रिया होती है। तो द्विनिषेचन की क्रिया किस में होती है, कह रहा है। तो शैवाल में होता है, आवृत्ति बीजी में होता है, अनावृत्ति बीजी में होता है, कि कवक में होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। कह रहा है द्विनिषेचन की प्रक्रिया। तो द्विनिषेचन की प्रक्रिया आपको अनावृत्ति बीज पढ़ना ही होता है, ये 11 में पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसमें किस में होता है? तो आवृत्ति बीजी में होता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो कह रहा भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक। तो ध्यान रखिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है इसमें राम उदार पहला ऑप्शन होगा, दूसरा है BN प्रसाद, तीसरा है PN मेहरा, और चौथा है प्रोफेसर महेश्वरी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर महेश्वरी की पूरा नाम होगा पंचानन महेश्वरी। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कूट फल है? कह रहा है कूट फल कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सेब दिया है, अंगूर दिया है, आम दिया है, मटर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से जो कूट फल होता है वो सेब होता है। कौन सा होता है? सेब आंसर आपका सही होगा, यानी कि पहला वाला आंसर आपका सही होगा।
फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन छठवां, कह रहा है द्विनिषेचन की क्रिया होती है, जो कि हमने पहले भी रिपीट कर दिया वही चीज़, तो ऑप्शन नंबर ये दूसरा आपका सही हो जाएगा, यानी कि आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इस प्रकार से हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, एंड्रोजन्स स्रावित होते हैं। तो एंड्रोजन्स जो होते हैं ये कहाँ से स्रावित होते हैं, इसका कहने का मतलब ये है, तो लीडिंग कोशिकाओं से होते हैं कि सर्टोली कोशिकाओं से होते हैं, सर्टेली कोशिकाओं से, या फिर स्पर्मेटिड्स द्वारा होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिए जो एस्ट्रोजन्स होते हैं वो किससे होते हैं, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा वो स्रावित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। फिर उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, कह रहा है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण होता है। तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स जो होता है ये हार्मोन्स का स्रावण होता कहाँ से, तो टेस्टोस्टेरॉन जो होता है ये कहाँ से होता है इसका श्रावण, देखिए इसी को क्वेश्चन को घुमा दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेस्टोस्टेरॉन कहा, एस्ट्रोजन ये कहाँ से स्रावित होता है, तो दोनों जो होते हैं ये लीडिंग कोशिका से होते हैं। कहाँ से होते हैं, लीडिंग कोशिका से होते हैं, तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो 8 क्वेश्चन आपने अब तक कर लिया। ठीक है, चलते हैं अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन जो कि आपके सामने इस प्रकार से, जो कि क्या रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में पुरुष से संबंधित है। अब कह रहा पुरुष से संबंधित है, अब इसमें दिया वैस्कोटॉमी, वैस्कोटॉमिक मतलब, ठीक है, जिसमें आप वैस काटते हैं। ठीक है, और गोलियां तो पुरुष खाता नहीं है। ठीक है, और क्या है ट्यूबिकोटॉमी, ट्यूबिकोटॉमिक मतलब क्या है कि जो ट्यूब को काटा जाता है, ये क्या होता है फाइलोपियन ट्यूब इसको बोलते हैं। ये इसमें क्या काटा, ट्यूब काटा जाता है, फाइलोपियन ट्यूब काटा जाता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये महिलाओं में होता है, और ये भी महिलाएं खाती हैं, तो गोलियां पुरुष भी खाते हैं, लेकिन वो प्रेगनेंसी वाला ये नहीं खाते। ठीक है, तो वैस्कोटॉमी जो होता है ये क्या होता है, वैस डिफरेंस नली को काटा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ये जो कि पुरुष में होता है। ठीक है, इससे क्या होते हैं शुक्राशय जो क्या बोलते हैं शुक्राणु शुक्राशय में जाते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वंशागत की इकाई क्या इकाई है। तो वंशागत या फिर अनुवांशिकी का इकाई क्या होता है, तो जीन होता है। जीन प्रारूप जो होता है ये जीन होते हैं, ये अनुवांशिकी का उपाय होता है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। ध्यान रखिए जीन प्रारूप नहीं होता, ना तो गाल्जी काय होता है, ना तो गुणसूत्र होते हैं। तो जीन जो होता है ये वंशागत की इकाई होती है। ठीक है, अनुवांशिक एक इकाई मानी जाती है, छोटी इकाई होती है। उसके बाद क्या है 11वां क्वेश्चन, कह रहा है इसमें मंगोली जड़ता एक रोग होता है, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है। ठीक है, तो ये मंगोली जड़ता जो होता है किसके कारण होता है, ये इसमें हमने लिखा है लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता से, पहला ऑप्शन। दूसरा है 21वीं जोड़ी के आलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता से, या फिर तीसरा ऑप्शन है लिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता से, और चौथा ऑप्शन है 21वीं जोड़ी के आलिंग गुणसूत्रों के एकल सूत्रता की, ठीक है, एकाधिक सूत्रता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें अगर हम देखा जाए, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा ये चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, 21वीं जोड़ी के आलिंग सूत्रों एक जो है कि एकाधिकता से, ये इसका है, ये जो है ऑप्शन इस वाले का है, ये ऑप्शन, और ये वाला चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है 12वां क्वेश्चन कह रहा है एक्स सहलग्न जीन्स पाई जाती है। तो एक्स सहलग्न जीन्स कहाँ पाई जाती है यही हमको बताना है। तो एक्स सहलग्न जीन्स जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, वाई गुणसूत्र के विषम जक्ता भाग में, या फिर एक्स गुणसूत्र के विषम जक्ता भाग में, या फिर एक्स तथा वाई गुणसूत्रों के समजात, ठीक है, समजात भाग में, या फिर संयुक्त गुणसूत्रों में। ठीक है, इसमें देखिए विषम जात लिखा है, इसमें समजात लिखा है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान रखिएगा जो एक्स सहलग्न जीन्स पाई जाती हैं किस पे पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, एक्स गुणसूत्र के विषम जत, ठीक है, विषम जात भाग में। कहाँ होते हैं, विषम जात भाग में। ठीक है, तो विषम जात जो होते हैं इसी भाग में जो है गुणसूत्र ये एक्स सहलग्न जीन पाई जाती है। 13वां क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात होता है, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस, ठीक है, जिसमें क्या होता है मेंडल के तीसरा का समीकरण भी आ जाता है, मेंडल का तीसरा समीकरण, तीसरा नियम भी आ जाता है, समीकरण बोल दिए हैं तो नियम आता है, मेंडल का तीसरे नियम को द्विसंकर क्रॉस भी कहते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद क्या है, द्विसंकर क्रॉस के अनुपात की बात कर रहा है, तो ये तो होता नहीं, ये तो एक संकर में होता है, ठीक है, एक संकर में होता है, और ये भी होता नहीं है, ठीक है। तो ये होता है 9:3:3:3:1 के अनुपात में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, तीसरा वाला। ये भी नहीं होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं। तो हरगोविंद खुराना कैसे जाने जाते हैं? हरगोविंद खुराना एक वैज्ञानिक का नाम है, तो ये किस लिए जाने जाते हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, या फिर आरएनए संरचना की खोज के लिए जाने जाते हैं, या फिर डीएनए संरचना की खोज के लिए जाने जाते हैं, या फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो इन चारों में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होते हैं, ये जाने जाते हैं। किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। तो आइए उसके बाद हम बात कर लेते हैं 15 की, ठीक है। तो डीएनए के रासायनिक चाकू हैं, 15वां क्वेश्चन है, डीएनए के रासायनिक चाकू जिसको हम आणविक कैंची भी बोलते हैं। तो डीएनए की जो है चाकू कौन होती है? तो इसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियेज जो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा। पॉलीमरेज हो नहीं सकता, ए भी नहीं होगा, ना तो लाइगेज होगा, ना तो ट्रांसक्रिप्टेड होगा, ठीक है, ये सब नहीं होंगे। तो एंडोन्यूक्लियेज होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए की चाकू बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है पुनरावृत्ति जो सिद्धांत है वो किसने दिया, कौन से वैज्ञानिक ने दिया है, ठीक है। तो डार्विन ने दिया, ये भी गलत। माल्थस ने दिया, ये भी गलत। बीजमान ने दिया, ये भी गलत। तो हीकल जो है ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा आपका आंसर सही माना जाएगा। 16वां क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। चलते हैं 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके सामने इस प्रकार से है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ऊपर लिखा है इसमें प्राकृतिक चयन का, जिसको हम वर्ण बोलते हैं, वर्ण भी बोलते हैं, प्राकृतिक चयन को क्या बोलते हैं? वर्ण भी बोला जाता है, का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो प्राकृतिक चयन जो वर्ण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है टीबी के टीके का नाम क्या है? तो टीबी के टीका का क्या नाम? ट्यूबरक्लोसिस के टीका का क्या नाम होता है? ना तो PAS होता है, ना तो OPV होता है, ना तो DPT होता है, ये होता है BCG होता है, ठीक है। BCG जो है टीबी के टीका का नाम है। उसके बाद है 19वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि बीडल परीक्षण द्वारा होती है? तो बीडल परीक्षण द्वारा किस रोग की जो है टेस्टिंग होती है? तो टाइफाइड की होती है। किसकी होती है? टाइफाइड की। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा, बाकी इसमें से सब आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 20वां क्वेश्चन है टाइफाइड के रोगजनक का नाम है। टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या है? तो रोगजनक का नाम जो है टाइफाइड का वो नाम क्या है? तो वो होता है साल्मोनेला, ठीक है। साल्मोनेला जो होता है, साल्मोनेला टाइफी जो होता है, ये टाइफाइड के रोगजनक का नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पेंसिलिन की खोज किसने की? ठीक है, पेंसिलिन की खोज पूछा जा रहा है, तो पेंसिलिन की खोज किसने किया था ये बताना है। तो बीजमान ने किया था, कि सीमांत ने किया था, कि फ्लेमिंग ने किया था, कि ऑरवर ने किया था, किसने किया था? ठीक है, तो पेंसिलिन की खोज जो है वो किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ध्यान रखिएगा, पेंसिलिन की खोज की अगर हम बात कर लें तो इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे पेनिसिलिन की, किसकी बात कर ले? पेनिसिलिन की। तो पेनिसिलिन की खोज यहाँ पे बीजमान दिया है ऑप्शन में। ठीक है, क्या दिया है? बीजमान दिया है और स्मिथ दिया है। उसके बाद क्या दिया है? फ्लेमिंग भी दिए गए हैं। क्या है? फ्लेमिंग, हाँ, किसने दिया है? फ्लेमिंग दिए गए हैं। फिर उसके बाद आपके दिए गए हैं और ठीक है बर ने दिया है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से जो है किसने दिया है यही बताना है। तो पेंसिलिन की जो खोज है वो फ्लेमिंग ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है?
चौथा जो 22वां क्वेश्चन कह रहा है आनुवांशिकता रूपांतरित होती है। तो आनुवांशिकता जो होती है, आनुवांशिकता वो रूपांतरित पौधा है। तो किसका रूपांतरित पौधा है कि बीटी कपास का, बीटी मक्का का, कि गोल्डन राइस का, कि इनमें से सभी, इनमें से किसका जो है रूपांतरित होता है? तो बीटी कपास का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ होता है? कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा में, या फिर परजीवी जीव में, या फिर उपरोक्त सभी में। ठीक है, तो याद रखिएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग जो है सभी में होता है, यानी कि कृषि क्षेत्र में भी होता है, चिकित्सा में भी होता है, और परजीवी जीव में भी होता है, यानी कि उपरोक्त सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला आपका आंसर सही होगा। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 24वां क्वेश्चन कह रहा है बीटी, ठीक है, बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु से बनता है? ये पूछ रहा है, बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु से बनता है? तो ध्यान रखिए बैसिलस, ठीक है, बैसिलस बल्गेरिस, ठीक है, उसके बाद बैसिलस, ठीक है, थुरिंजिएसिस, उसके बाद क्या है इसमें बैसिलस सबटिलिस, ठीक है, बैसिलस मैगथीरियम। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा बैसिलस थुरिंजिएसिस जो होता है ये इसी से बीटी कॉटन जो होता है इसी से तैयार किया जाता है। बैसिलस थुरिंजिएसिस ये जीवाणु है, जीवाणु से बनता है, ठीक है, कॉटन। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिए, आप देख पा रहे होंगे 25वां क्वेश्चन जो कि कह रहा है दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो दलहनी जो पौधे होते हैं उनकी जड़ में क्या पाया जाता है? आप ऐसे पाया तो ज़्यादा है, ठीक है, तो इनमें से क्या चीज़ पाया जाता है? दलहनी पौधे, यानी कि जैसे दाल हो गया, दलहनी पौधे मतलब जैसे क्या नाम है, ये उड़द हो गया, ठीक है, उड़द हो गया आपका, और क्या बोलते हैं इसमें, मूंग हो गया, ठीक है, और मटर हो गया। इन सब के जड़ों में क्या चीज़ पाए जाते हैं? तो राइजोबियम भी पाया जाता है, ठीक है, एजिटोबैक्टर भी पाया जाता है, और यूडोमोनास भी पाया जाता है, स्यूडोमोनास भी पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों के तीनों पाए जाते हैं। उसके बाद भारत में, ठीक है, पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? भारत में जो पारिस्थितिकी के जनक हैं वो कौन माने जाते हैं? बीरबल साहनी को, या फिर आर मिश्रा को, या फिर राम उदार, या फिर केसी मेहता को? तो ध्यान रखिएगा इन चारों में से ऑप्शन जो है आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, आर मिश्रा। उसके बाद क्या है, 27वां क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है वो है सारस। कौन सा है? सारस, हंस जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन कह रहा है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकुरैल स्थित है। ये कुकुरैल जो होता है घड़ियाल वाला, घड़ियाल परियोजना की, ये कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में, लखनऊ में, वाराणसी में, ठीक है, लखीमपुर खीरी में। तो लखनऊ में है घड़ियाल वाला जो है, घड़ियाल परियोजना जो कुकुरैल है वो कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, उसके बाद क्या है 29वां क्वेश्चन कह रहा है खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है। तो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? अगर जो खाद्य श्रृंखला बनाई जाती है उसमें मनुष्य क्या चीज़ है? उत्पादक है, या फिर अपघटनकर्ता है, या फिर उपभोक्ता है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या है? तो याद रखिएगा उपभोक्ता है। क्या करता है? उपभोक्ता है ये, ठीक है, क्योंकि खाता है वही ना। उसके बाद क्या है, उसका उपयोग भी करता है। उसके बाद लास्ट वाला कि 30वां क्वेश्चन कह रहा है एलन के नियम के अनुसार, एलन के नियम के अनुसार, किसके अनुसार? एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में समानता होती है। तो समानता क्या होता है? छोटे अंग और शरीर के अंग, ठीक है, ये आपके सही आंसर हो जाएंगे पहला वाला, ठीक है, ऑप्शन सही होगा। बड़े अंग और शरीर के उपांग, नहीं ये नहीं, ये गलत हो जाएंगे, ठीक है, बड़े अंग नहीं होते। छोटे शरीर का आकार नहीं, सभी अंग एवं उपांग समान आकार के नहीं, ये भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला आंसर आपका
सही माना जाएगा। चलिए बहुविकल्पीय आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द इंड। ठीक है, बहुविकल्पीय यहाँ पे समाप्त हो गए। इसी 30 बहुविकल्पीय में से आपके जो 10 नंबर, ठीक है, पक्के आपके होंगे 10 नंबर 30 बहुविकल्पीय में से। ठीक है, चलिए, और लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, सभी बच्चों के पास, ताकि उनका भी भला हो सके और मेरा भी भला हो सके। ठीक है, क्योंकि आप सब शेयर नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिए, कमेंट भी कर दिया करिए जो भी, अगर अच्छा लगे वीडियो को। ठीक है, तो देखिए अब हमने क्या किया है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न को यहाँ पे लिखा है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न से आपके कम से कम, अगर एक जो अति लघु उत्तरीय होते हैं वो एक नंबर के आपके होते हैं, किसी में 2 नंबर के होते हैं। तो अगर आपके 2 नंबर, अगर एक नंबर का, तो 5 क्वेश्चन आएंगे, तब भी आपके कितने हो जाएंगे, 5 नंबर ये भी आपके सॉल्व हो जाते हैं। ये भी केवल 30 क्वेश्चन ही बनाया गया है। कितना बनाया गया है, 30 क्वेश्चन ही बनाया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है इसमें, वन्य जीवन और जीव विविधता में अंतर बताइए। वन्य जीवन और जैव विविधता, वन्य जीवन और जैव विविधता में अंतर बताइए, ये हमको अंतर बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए अंतर क्या है। वन्य जीव में पहला हम लिखे हैं वन्य जीव, क्या लिखे हैं, वन्य जीव, हेडिंग डाल के आप लिखेंगे। वन्य जीव में ये अंतर जो होता है 2 भागों में लिखा जाता है, हमने इस प्रकार से लिख दिया है। ठीक है, तो वन्य जीवों में वे सभी प्राणी तथा पादप आते हैं जो मनुष्य के नियंत्रण एवं प्रभुत्व से दूर अपने प्राकृतिक, ठीक है, वास स्थान, मतलब जहाँ रहते हो, प्राकृतिक वास स्थान में रहते हैं। ये तो हो गए वन्य जीव। उसके बाद क्या है, जैव विविधता। जबकि जैव विविधता में सभी जीव, जातियाँ, समष्टियाँ, उनके बीच आनुवांशिक विभिन्नताएं, क्या होते हैं, आनुवांशिक विभिन्नताएं, तथा सभी समुदायों के एकत्रित सम्मिश्र, ठीक है, सम्मिश्रण व पारिस्थितिकी तंत्र आते हैं। ठीक है, ये सब आते हैं उसमें। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, उसके बाद जो कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान क्या देना है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जो कि दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन इसमें कि राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, नाम बताइए, नाम देना उद्यान का। तो जहाँ पर वन्य जीव एक पारितंत्र, दोनों के, एक पारितंत्र, ये दोनों तंत्र हो गया, पारितंत्र दोनों के संरक्षण के लिए स्थित, ठीक है, स्थितियां सुनिश्चित होती हैं। जहां पर वन्य जीव एवं पारितंत्र दोनों के संरक्षण के लिए स्थितियां सुनिश्चित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है हेले राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा, हेले राष्ट्रीय उद्यान, जो वर्तमान में इसका नाम क्या है, ठीक है, कॉर्बेट, क्या नाम है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम है इसका, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है नाम है इसका, जो कि कहाँ पे है, ये भारत में है। ठीक है, यूपी में। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दुधवा, अगर हम बात करें दुधवा, जो कि इसमें हमने राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी लिखा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, दचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में। ये राष्ट्रीय उद्यान आप याद करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो कि आपके सामने इस प्रकार से, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है तप्त स्थल, जिसको हॉट स्पॉट बोलते हैं, तप्त स्थल या फिर हॉट स्पॉट क्या है, भारत में स्थित तप्त स्थलों के नाम लिखिए। तो वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है, जहाँ की जैव विविधता क्या होती है, संकट में होती है, तप्त स्थल कहते हैं। ठीक है, जहाँ की जैव विविधता क्या हो, एकदम संकटमय हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, तप्त स्थल बोलते हैं। जैसे नाम में दिया है हिमालय, जो कौन सी हिमालय, पूर्वी हिमालय, और क्या है, इंडो वर्मा तथा पश्चिमी घाट,
इंडो बर्मा और पश्चिमी घाट, ये क्या है, विलुप्त चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, भौगोलिक क्षेत्र क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे संकटग्रस्त, विलुप्त की बात कर रहे हैं, संकटग्रस्त हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो लेग हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने का मतलब क्या है कि छोटा सा लिखना है। सहजीवी जीवाणु राइजोबियम, सहजीवी जीवाणु राइजोबियम दाल वाले पौधों की जड़ों के कॉर्टेक्स में लेग हीमोग्लोबिन वर्णक यौम, लेग हीमोग्लोबिन वर्णक यौम, ठीक है, नाइट्रोजेनिक जेनिन एंजाइम का संश्लेषण करता है। लेग हीमोग्लोबिन कॉर्टेक्स कोशिकाओं में अवायवीय अवस्था को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये रहा इसके लेग हीमोग्लोबिन की। उसके बाद क्या है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है परजीवी जंतुओं से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए। तो परजीवी जंतु की बात कर रहे हैं, तो ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधियां द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है, एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है, ठीक है, तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, परजीवी जंतु कहलाता है। क्या कहलाता है, परजीवी जंतु कहलाता है। एग्जाम्पल्स में आपके देखिए कौन कौन से हैं, वो हैं आपके डॉली नामक भेड़, ठीक है, डॉली एक भेड़ का नाम है। जापान में निर्मित नोटो एवं कागा, नोटो एवं कागा, ये जापान में नोटो एवं कागा नामक गाय, ठीक है, नोटो एवं कागा नामक क्या है, गाय है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मीरा नामक बकरी भी है। कौन सी, मीरा, बकरी का नाम क्या था, मीरा नामक बकरी, ठीक है। ये सब क्या है, परजीवी जंतु होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, छठवां क्वेश्चन कह रहा है बायोपायरेसी किसे कहते हैं। तो बायोपायरेसी की बात अगर हम करें किसे कहते हैं, तो बायोपायरेसी अगर हम बात करें तो मल्टीनेशनल, क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र तथा राष्ट्रीय या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। ये हो गया बायोपायरेसी। उसके बाद क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है डीएनए के खंडों को आपस में किस एंजाइम से जोड़ा जाता है। तो डीएनए के खंडों को आपस में जो जोड़ा जाता है वो लाइगेज जोड़ा जाता है। किसके द्वारा, लाइगेज द्वारा वो जोड़ा जाता है। किसके द्वारा जोड़ा जाता है, लाइगेज द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी में क्लोनिंग संवहनों का क्या महत्व है। क्लोनिंग संवहनों का क्या महत्व है जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी में क्लोनिंग संवहनों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि इनका प्रयोग डीएनए के अणुओं को लाकर मूल डीएनए में प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। ये डीएनए, ठीक है, विजातीय डीएनए कहलाते हैं, विजातीय डीएनए कहलाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्लाज्मिड, वाहक जीवाणुभोजी और कॉस्मिड, ठीक है, कॉस्मिड। उसके बाद क्या होता है, फास्मिड, ठीक है। ये 4 प्रकार के आपको दिए गए हैं जो कि क्या होते हैं, जैव प्रौद्योगिकी में क्लोनिंग के संवाहक होते हैं। उसके बाद क्या है, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा वाहित मल से आप क्या समझते हैं। वाहित मल से आप क्या समझते हैं, वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद होते हैं। हाँ, मतलब हानि कैसे होते हैं।
तो वाहित मल आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इस प्रकार से कि नगर व शहरों से व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा, ठीक है, जनित होती है, मतलब एकत्रित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र होता है। जो मनुष्य के मलमूत्र होते हैं वही इसके क्या होते हैं, प्रमुख घटक होते हैं, ठीक है। नगर में इस व्यर्थ जल को वाहित मल कहते हैं। क्या कहते हैं, जो नगर होते हैं, नगर हो गए, शहर हो गए, उसको हम क्या वहाँ पे क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वाहित मल कहते हैं इन व्यर्थ जलों को। हानिकारक ये कैसे होती हैं, ये भी देखिए, 2 पॉइंट हमने लिखा कि वाहित मल में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये सब एक एक नंबर के पूछे जाएंगे, आपके ध्यान रखिएगा। वाहित मल में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, इसमें इस प्रकार से जो ये हमको हानि देते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, वाहित मल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है, इसलिए कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी नहीं हो पाता, ठीक है। जब वाहित मल होते हैं उनमें ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तब इसमें, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों का विघटन नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो क्वेश्चन है 10वां कह रहा है कि बायोगैस के घटक गैसों के नाम लिखिए तथा इससे मनुष्य को होने वाले 2 लाभ बताइए। बायोगैस के घटक गैसों के नाम लिखिए तथा इससे मनुष्य को होने वाले 2 लाभ लिखिए, ठीक है। तो कौन कौन से लाभ हैं इसको देखिए। बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, गैसों का मिश्रण होता है जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा, जो सूक्ष्मजीव होते हैं उसके द्वारा क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोजियम, ठीक है, पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के साथ साथ, ठीक है, मेथेन भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मेथेन, CH4 निकालते हैं, ठीक है। तो यह रहा बायोगैस। 10वां क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब चलिए देखते हैं इन्हीं 10वां क्वेश्चन को के आगे 11वां क्वेश्चन, जो कि आपके सामने इस प्रकार से है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ 11वां क्वेश्चन जो कि आपके सामने है इस प्रकार से। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले एक अवशेषी अंग का नाम लिखिए। तो अवशेषी अंग से हम क्या समझ, अवशेषी मतलब जिसका हमारे उपयोग ना हो, ठीक है। तो वे अंग जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे, ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में क्या थे, क्रियाशील थे, किंतु उनका उपयोग ना होने के कारण वे धीरे धीरे लुप्त हो गए। तो क्या हो गए, धीरे धीरे लुप्त हो गए, ठीक है, और केवल अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। अवशेषी अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे क्रीम रूपी परसेसिका, जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं, पूछ, कशेरुका आदि, ठीक है। ब्राह्मण क्वेश्चन क्या है, कह रहा है पूर्वजता या प्रत्यावर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, किसी जीव या जीवों के समूह में किसी ऐसे लक्षण का आकस्मिक आना, मतलब तुरंत आ जाना, जो सामान्य रूप से उस जाति में नहीं पाया जाता है, परंतु पहले किसी पूर्वज में पाया जाता था। पूर्वजता या प्रत्यावर्तन
कहलाता है। जैसे कभी कभी बच्चे में जन्म के समय एक छोटी पूंछ का पाया जाना होता है। कभी कभी बच्चे में एक छोटी पूंछ का पाया जाना होता है, तो ये होता है क्या चीज़? पूर्वजता। ठीक है, जो हमारे पूर्वज में था। अब उसके बाद बात करें हम 13वां क्वेश्चन कह रहा है जल विद्युत कण संचलन तकनीक को समझाइए। तो जल विद्युत कण जिसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे डीएनए खंडों को एक एगारोस, डीएनए खंडों को एक एगारोस जल पर रखा जाता है। ठीक है, ये ऐसी जो है तकनीकी होती है जिसको हम क्या करते हैं? डीएनए खंडों को एक एगारोस जेल पर रखा जाता है। यह वास्तव में जिलेटिन की पतली पट्टी है। किसकी पट्टी है? जिलेटिन की पतली पत्ती होती है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इससे डीएनए के बड़े खंड पृथक हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को, ठीक है, इस प्रक्रिया को जल विद्युत कण संचलन या फिर जल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इस क्रिया में डीएनए के छोटे खंड बड़े खंड की अपेक्षा जल में तेजी से अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसका उपयोग यही होता है जल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें वंशागत के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया? तो सटन व बोवेरी ने किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जिन लक्षणों का चुनाव किया था वे लक्षण इस प्रकार से हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। पुष्पों का रंग, क्या चुना? पुष्पों का रंग, जो कि क्या था? बैगनी था। और कैसा था? सफ़ेद था। जो कि क्या? बैगनी क्या था? प्रभावी। और ये क्या था? अप्रभावी। उसके बाद बीज का रंग, जो कि ये हरा था और कैसा था? प्रभावी भी था। और ये क्या था? पीला तुम्हारा अप्रभावी था। पौधे की लंबाई, लंबा क्या था तुम्हारा? प्रभावी। बौना क्या था? अप्रभावी। बीज का आकार, तो गोल जो होता था प्रभावी और झुर्रीदार क्या था? अप्रभावी। ये जो है मेंडल ने अपने प्रयोग में लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है संकर पूर्वज संकरण की बैक क्रॉस, ठीक है, तथा परीक्षण क्रॉस जिसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस में अंतर बताइए। तो देखिए दोनों हमने अलग अलग लिखा है। जब किसी संकर का किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। जबकि प्रथम पीढ़ी की अपवन पीढ़ी जीव एवं समयुग्मकी अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य कराए गए संकरण को परीक्षण संकरण कहते हैं। इसमें क्या संकर कराया जाता है, इसमें क्या कराया जाता था? संकरण कराया जाता है। ठीक है, तो ये रहा संकर पूर्वज और परीक्षण संकरण। ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन आपने कर लिया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देते हैं 17वां क्वेश्चन, जो कि आपके सामने इस प्रकार से। ठीक है, 17वां क्वेश्चन क्या है? कह रहा है आनुवांशिक रोग क्या है? मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण दीजिए। तो आनुवांशिक रोग की अगर हम बात करें, किसकी बात कर लें? आनुवांशिक रोग की। तो आनुवांशिक जो रोग होते हैं ये तुम्हारे क्या होते हैं? वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होती है। मतलब ऐसा रोग जो माता पिता से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे वर्णांधता हो गया और हीमोफीलिया हो गया। उसके बाद क्या है 18वां क्वेश्चन कह रहा मानव में 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण कौन सा विकार
उत्पन्न होता है। तो त्रिसूत्रता के कारण जो कौन सा विकार उत्पन्न होता है? तो पहला है 21वीं ऑटोसोमल गुणसूत्र की, ठीक है, ट्राइसोमी के कारण, ठीक है, मंगोलिज्म, क्या होता है? मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम विकसित होता है। किसके द्वारा? डाउन सिंड्रोम या, ठीक है, मंगोलिज्म विकसित होता है 21वीं ऑटोसोमल के द्वारा कारण। उसके बाद क्या है? 18वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की, ठीक है, ट्राइसोमी के कारण, ठीक है, एडवर्ड्स सिंड्रोम, कौन सा सिंड्रोम? एडवर्ड्स सिंड्रोम विकसित होता है। इनमें गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 47, मतलब एक बढ़ जाती है, ठीक है, कितनी हो जाती है? एक बढ़ जाती है। उसके बाद क्या है? अगला क्वेश्चन है 19वां, कह रहा है टर्नल एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो टर्नल सिंड्रोम जो होते हैं, टर्नल सिंड्रोम एक असुगित दशा है जिसमें एकल लिंग क्या होते हैं? एकल लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। ये ऐसी स्त्रियां हैं जिनमें सामान्य से एक गुणसूत्र कम, क्या होता है? मतलब उनमें क्या होता है? 46 के स्थान पे क्या हो जाते हैं? 45, अर्थात ये लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक यानी कि 44 प्लस एक्स होती हैं। इनका कद छोटा और जननांग अल्प विकसित होता है, मतलब इनका जो कद होता है वो भी छोटे होते हैं और क्या होते हैं? जननांग क्या होता है? वो भी अल्प विकसित होता है। वक्ष जो होता है इनका क्या होता है? चपटा तथा, ठीक है, जनद, वक्ष क्या होता है? इनका छोटा होता है और जनद भी क्या होता है? वो अनुपस्थित होता है। जनद क्या होता है? इनमें अनुपस्थित होता है या अर्ध विकसित होता है। अनुपस्थित होगा या फिर अर्ध विकसित होगा। अतः ये स्त्रियां नपुंसक या बांझ होती हैं। कैसी होती हैं? नपुंसक या बांझ होती हैं, ठीक है। 25,000 बालिकाओं में से एक इस रोग से प्रभावित होती हैं। 25,000 बालिकाओं में से एक कोई इस रोग से प्रभावित होती हैं, ठीक है। 21वां क्या है? कह रहा है IVF तथा GIFT का पूरा नाम बताइए। तो IVF का पूरा नाम क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। GIFT का पूरा नाम क्या है? ठीक है, गैमेट इंट्रा फर्टिलाइजेशन ट्रांसफ़र, ठीक, सॉरी, फैलोपियन ट्रांसफ़र। क्या है? फैलोपियन ट्रांसफ़र। उसके बाद क्या है? IUD का पूरा नाम क्या है? तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ZIFT का फुल फॉर्म क्या है? तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। MTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल, क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP का फुल फॉर्म है, ये याद रखिएगा फुल फॉर्म, ठीक है, पूछे जाएंगे पक्का। उसके बाद है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है, जो कि जोड़ी की अगर बात किया जाए तो 23 जोड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद है 24वां क्वेश्चन है आर्तो चक्र क्या है? आर्तो चक्र क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं? MC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MC, मेंस्ट्रुअल साइकिल। आर्तो चक्र या फिर डेट भी इसको बोलते हैं। आर्तो चक्र क्या है? आर्तो चक्र कौन से हार्मोन्स का नियमन करता है? इसका नियमन कौन करता है? तो देखिए, मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन पे होता है। कितने दिन पे? 28 दिन के चक्रण में होता है, ठीक है, जिसे आर्तो चक्र कहते हैं या फिर मासिक चक्र कहते हैं या फिर ऋजुस्राव कहते हैं या फिर MC कहते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं या फिर डेट कहते हैं या फिर महीनावारी भी कहते हैं, पीरियड भी कहते हैं, इसका नाम है, ठीक है। प्रत्येक स्त्री में जो 12 से 13 वर्ष की आयु की हो गई हो, जो 12 से 13 वर्ष की आयु तक की हो गई हो,
उनमें जो है ये प्रक्रिया एमसी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ये गौड़लंगी लक्षण के अंतर्गत भी आता है। यह जो है शुरू तो होती है 12 से 13 वर्ष में, लेकिन ख़त्म कब होती है तो 45 से 55 के वर्ष में क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। इसका नियमन जो होता है 2 हार्मोन्स करते हैं। कितने हार्मोन्स? 2 हार्मोन्स करते हैं। तो होता है LH हार्मोन्स और क्या होता है FSH हार्मोन्स, ये 2 है, इसका नियमन करते हैं। अगर ये 2 हार्मोन्स ना रहें तो ये क्या होते हैं, निकलेंगे नहीं, ये फिर दिक्कतें हो जाएंगी उस स्त्री में। ठीक है, चलिए 24वां क्वेश्चन हो गया। 25वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, ठीक है, जो कि कह रहा है किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। आभासी फल के नाम बताना है, तो सेब हो गया और स्ट्रॉबेरी हो गया। सेब हो गया और स्ट्रॉबेरी हो गया, ये आभासी फल होते हैं। उसके बाद क्या है, कह रहा है सरस, जिसको हम क्या बोलते हैं, गूदेदार। सरस, जिसको हम क्या बोलते हैं, गूदेदार फल के 2 लक्षण बताइए। तो गूदेदार के 2 लक्षण बताइए। जिन फलों में फल भित्ति सरस तथा गूदेदार होते हैं, मतलब मीठे होते हैं और गूदेदार होते हैं, ठीक है, वे मांसल फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मांसल फल कहते हैं, फल कहलाते हैं। अगर कोई पूछेगा मांसल फल किसे कहते हैं, तो जिन फलों में फल भित्ति सरस तथा गूदेदार होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मांसल फल कहते हैं। इनकी फल भित्ति को बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति तथा अंतः फल भित्ति में विभेदित, मतलब बांटा, विभेदित किया जाता है। ये फल अस्फोटक होते हैं, जिस कारण इनके बीज गूदा सड़ने के बाद ही स्वतंत्र होते हैं। जब ये सड़ जाते हैं तब इनके बीज और गूदा क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। 27वां क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें एक प्रारूपी आवृत्ति बीजी बीजांड के भागों का वितरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाए। किसका बनाना? आवृत्ति बीजी बीजांड का। जैसे देख रहे हैं प्रारूपी आवृत्ति बीजी बीजांड का चित्र, जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के क्या करिएगा, इसको एकदम बढ़िया से बाकायदे जो है तैयार करते रहिएगा, क्योंकि फिगर ज़रूर आप में पूछा जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये फिगर आपके सामने, ये वाला, ये देख पा रहे हैं ना, ये वाला फिगर आपके सामने है। तो इसका आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसमें, ठीक है। और यही सब इसमें से देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि इतना जो लिखा है इतना आप लिखेंगे, नहीं। अगर आपको इसमें से 5 पॉइंट याद है तो 5 पॉइंट ही आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसके नामकरण में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने बनाया है, इसके नामकरण में ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कह रहा है आम के फल के अनुदैर्ध्य काट का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो आम के फल की अनुदैर्ध्य काट, तो देखिए यहाँ पे आम के अनुदैर्ध्य काट ये है आम वाला। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो है आप लिख सकते हैं ये 1 2 3 4 है केवल। आप सीड हो गया, ठीक है, एंडोकवर हो गया, और क्या है, मेसोकार्प हो गया, और क्या है, ठीक है, एपिकार्प हो गया। ये सब क्या है, सब कार्प हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पुरुष जननतंत्र तथा स्त्री जननतंत्र। पुरुष जननांग और स्त्री जननांग का नामांकित चित्र बनाना है, जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये रहा पुरुष जननांग का, ये आप देख पा रहे होंगे पुरुष जननांग, ये वाला। इसमें से कोई ज़रूरी नहीं कि जितना दिया गया हो उतना आप नामकरण लिखेंगे, नहीं, मेन पॉइंट आप लिख दीजिए, कम से कम 5-6, कम से कम आप 5 लिखिएगा, ज़्यादा जितना आपको याद है उतना आप लिख डालिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्त्री जनन की बात किया है, तो देख रहे हैं आप स्त्री जनन की, ये रहा स्त्री जनन की। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ये जरूर पूछेगा, ध्यान रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाएं। तो देखिए आप मानव शुक्राणु का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा आपके सामने मानव शुक्राणु का, जो कि हमने इस प्रकार से दिखाया आपको। ठीक है, ये क्या करिएगा, आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिस आप लोग बहुत करिएगा, बहुत ज़्यादा करिएगा प्रैक्टिस, क्योंकि इससे ज़रूर क्वेश्चन आपके पूछेंगे। ठीक है, तो ये रहा 30 क्वेश्चन आपके ये अतिलघुत्तरीय का, और 30 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय का, जो कि इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक बच्चे का क्या हो सके,
भला हो सके। धन्यवाद।